गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। वक्त हुआ है ठीक सुबह 8:10। तारीख आपको पता है, दिस इज 15 नवंबर 2024। आज 15 नवंबर 2024 है। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। अबू तालिब, प्रतीक्षा, स्माइल, श्वेता मिश्रा, ख्याति, शमा शर्मा, शबाना परवीन, सरिता, अमिता चौरसिया, रुबीना, रविका, किरण, दीक्षा, राहुल कुमार, रूपा रानी, सोनू सोलंकी, दिव्यांशु पाल। ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आए हैं और जुड़े हैं। रजिया खातून, सलेहा खातून, दीपिका, प्रीति कुमारी, मेघा चौहान, नोखा, आस्था त्रिपाठी, निर्मल, मालती, नाजमा परवीन, पंकज, काशिफ, शेख इब्राहिम, भावना, ताना सुल्ताना। आइए भाई, जल्दी से मौजूद हो जाइए। आज के लिए इतने नाम बहुत हैं। वैसे और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन सबके नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो भाई, गुरु पर्व की आपको सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है, या उनकी वर्षगांठ है। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आप लोगों को। हसरत जहान, मेरा भी नाम लीजिए। प्रियंका, कुंदन, पूनम, सबके नाम कैसे ले पाऊंगा मैं। सर आपका बैक पेन कैसा है, ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, बैंड बजी हुई है आज तो। पहली बात तो आज मैं सुबह सो के ही लेट उठा हूं। आपको पता चल रहा होगा मेरी हालत देखकर। बस मैं सो के उठा और मुंह उठा के आपकी क्लास लेने आ गया। आज गंगा स्नान भी है ना सर। गुरु पर्व मतलब आज गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है। आप जानते होंगे सिखों के सबसे पहले गुरु हुए गुरु नानक देव। इनका जन्म 1469 ईस्वी में 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, कि आज ननकाना साहिब कहा जाता है। ये ननकाना साहिब में जन्मे थे। इनका जन्म एक खत्री परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू जी मेहता था, माता का नाम तृप्ता देवी। इनकी पत्नी सुलक्षणा देवी थी। हाँ, गंगा स्नान के दिन आप नहाए नहीं? अरे, आपकी क्लास लेने के बाद नहा लेंगे भाई, ऐसी क्या दिक्कत है? ना, सेविंग करा लो सर। बेटे, सेविंग या शेविंग, सबसे पहले तो ये बताइए। सेविंग तो देखो मुझसे हो नहीं पाती, सारे पैसे मैं खर्च कर देता हूँ। सेविंग की अगर बात है तो वो करा ली जाएगी, उसमें क्या है। सर बेल्ट का यूज करिए जिससे पेन कम हो। मैंने ऑलरेडी बेल्ट लगाई हुई है। बेल्ट लगा के ही आपकी क्लास ले रहा हूं मैं। हाँ, तो मैंने कहा कि आज गुरु नानक देव जी का क्या है, जन्म उत्सव है। गुरु नानक जयंती है आज। और क्योंकि आज कार्तिक महीने की पूर्णिमा है, कार्तिक मास की पूर्णिमा है, इसीलिए गंगा में नहाइएगा सर। अरे टेंशन मत लीजिए, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, और गाजियाबाद में जिस जगह पे मैं रहता हूँ, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, यहाँ पर गंगा वाटर की ही सप्लाई होती है। हमारे घर में जो पानी आता है वो गंगा वाटर ही आता है। उसके बाद
चलिए मुद्दे पर आते हैं। आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने बात की और हमने डिस्कस किया सुल्तान्स ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। सर प्रयागराज नहा आइए। प्रयागराज तो गंगा का पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है भाई, तो आप जानते हैं अगर वाकई में स्नान करना है, हरिद्वार करना ठीक रहेगा, ऋषिकेश करना ठीक रहेगा। क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे गंगा प्रवाहित होती है पूर्व की दिशा में, वैसे वैसे हम लोग उसको दूषित करते 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 ऐसी हालत बना दी हमने गंगा की, पूछिए मत। बनारस जाते जाते गंगा बहुत ज्यादा दूषित हो जाती है। सर हम भी वसुंधरा गाजियाबाद में रहते हैं। अरे वाह, आप तो पड़ोसी निकले त्रिपाठी जी, आप तो बिल्कुल ही पड़ोसी निकले। कौन से सेक्टर में रहते हैं आप? हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। वैसे तो आपके सिलेबस में आपको पता होगा मुगल एम्पायर नहीं दिया गया है। मुगल एम्पायर आपके सीटेट सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं। सर हरिद्वार में भी बहुत गंदा हो गया है। जी बिल्कुल, हम लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं, लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। इतने करोड़ों की संख्या में पापी लोग अगर डुबकियां लगाएंगे तो गंगा तो गंदी होगी ही। चलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं किसके बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल साम्राज्य। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर का रूलिंग पीरियड हिंदुस्तान में क्या था। ठीक है, 1526 ईस्वी में तहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना हिंदुस्तान में की गई थी। सर इक्ता और जजिया कर के विषय में बताइए। ओके, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में जब शासन कर रहा था सुल्तान इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में इक्ता प्रथा या इक्ता सिस्टम को शुरू किया था सबसे पहले। अब ये इक्ता सिस्टम था क्या, इक्ता प्रथा क्या था? भाई इल्तुतमिश की जो सेना हुआ करती थी उसे सैलरी नहीं दी जाती थी, उसे नकद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि युद्ध में जो हड़पी हुई भूमि हुआ करती थी और लूटा हुआ जो माल हुआ करता था उसी को सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो आप कह सकते हैं कि युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत में जो मिलने वाले प्रांत हुआ करते थे या प्रोविंसेस हुआ करते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान किसी भी भूभाग पर अधिकार करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो पंजाब पर अटैक करके पंजाब पर अधिकार करता है, तो वो क्या करेगा, अगर उसने पंजाब के भटिंडा नामक स्थान पर अधिकार किया तो वो भटिंडा
दिल्ली सल्तनत का एक इक्ता कहलाएगा, एक प्रोविंस, एक प्रांत कहलाएगा। दिल्ली सल्तनत में प्रोविंस को या प्रांत को ही क्या कहते हैं? इक्ता कहते हैं। वो इक्ता कहलाएगा, और जिस व्यक्ति को वो इक्ता मिलेगा, प्रोविंस मिलेगा, वो वहां का इक्तेदार कहलाएगा। ठीक है। और दूसरा जजिया। जजिया बेसिकली वॉज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। भारत की जो गैर मुसलमान हुआ करते थे, जो नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे, वो केवल मुसलमान ना होने के लिए एक टैक्स दिया करते थे, विच वॉज नोन एज जजिया, जो कि इनकम का आधे से लेकर 1/2 से लेकर 2/3 तक वसूल किया जाता था। भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया, जजिया वसूल किया। और मुगल साम्राज्य में, हालांकि है ना, ब्राह्मणों से ये नहीं लिया जाता था शुरू में। ये ब्राह्मण, विधवाएं और विकलांग लोग नहीं दिया करते थे, लेकिन जब तुगलक वंश में आया सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक को धार्मिक कट्टरता में औरंगजेब का भी बड़ा भाई कहा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने आकर ब्राह्मणों से भी जजिया वसूलना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। समझ गए बात? मुगल साम्राज्य ने हिंदुस्तान में शासन किया 1526 से लेके 1707 मेडिवल पीरियड में, और टोटल 1857 तक। कहने का मतलब यह है कि मुगल साम्राज्य वो साम्राज्य था जिसने लगभग 331 साल तक हिंदुस्तान में शासन किया। भारतीय उपमहाद्वीप। सर, भारत के हिंदू भी टैक्स पे करते थे, सब टैक्स पे करते हैं भाई। नेहा सिंह, आज भी करते हैं। आज भी मुझे हर साल, इवन हर महीने जीएसटी पे करना होता है सरकार को, क्योंकि मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विसेज दे रहा हूं। क्योंकि आई एम ए प्रोफेशनल टीचर, मेरा काम है अपनी सेवा देना, अपनी सर्विस देना इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। जीएसटी पे करना होता है भाई। टैक्स तो हम आज भी दे रहे हैं। समझ गए बात? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 16वीं शताब्दी में, और इन्होंने 19वीं शताब्दी तक शासन किया, लगभग 3 सेंचुरीज, लगभग 3 शताब्दियों से भी ज्यादा हिंदुस्तान में मुगलों का शासन रहा। भारतीय उपमहाद्वीप जैसी जगह पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, जहां पर इतने सारे कल्चर और इतनी सारी संस्कृतियां थी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज थी, ऐसे में पहली बात तो शासन कर पाना ही क्या था? बहुत ही ज्यादा मुश्किल। इसलिए डायनेस्टीज आई, डायनेस्टीज गई, लेकिन बहुत लंबा टाइम पीरियड किसी डायनेस्टी का नहीं रहा। लेकिन आप जानते हैं, हमारे देश में तुर्कों का एक बार फिर से शासन स्थापित हुआ। अगर हम बात करें लोदी वंश की, तो दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट वंश था, लोदी वंश, वो भारत का सबसे पहला अफगान वंश था। ये मैंने आपको बताया भी था। तो सबसे पहले अफगानी डायनेस्टी थी, सबसे पहला अफगान वंश था। और अगर हम लोदी डायनेस्टी की बात करें, तो लोदी डायनेस्टी को ही समाप्त करके, इब्राहिम लोदी को ही पराजित करके, बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये बात कब की है? 16th सेंचुरी की। सर, गुलरुखी क्या है? दिल्ली का सुल्तान, लोधी वंश का सुल्तान, सबसे महान सुल्तान सिकंदर लोधी, है ना। सिकंदर लोधी एक कवि भी था, पोइट भी था, और ये जो अपनी कविताएं लिखा करता था, वो गुलरुखी नाम से लिखता था। हिज पेन नेम वॉज गुलरुखी। इसका तखल्लुस था गुलरुखी। समझ गए बात? कैसे भारत का अंतिम मुगल बादशाह हुआ? बहादुर शाह सेकंड।
तो बहादुर शाह सेकंड की अगर हम बात करें तो वो एक शायर भी था, शायरी भी किया करता था, उसका तखल्लुस था जफर। जफर नाम से लिखा करता था, शायरी किया करता था, इसीलिए इतिहास में प्रसिद्ध है बहादुर शाह जफर के नाम से। हाँ जी, तो मेरा कहने का मतलब है कि 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। शुरुआत दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके की, लेकिन धीरे धीरे देखते ही देखते 17th सेंचुरी तक, 17वीं शताब्दी तक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर अधिकार हो गया मुगल्स का या मुगलों का। और जब पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर ही मुगलों का अधिकार हुआ, आप जानते हैं मुगल कल्चर और मुगलों के द्वारा जो हिंदुस्तान को चीजें दी गई हैं, जो हेरिटेज, जो धरोहर मुगलों के द्वारा हिंदुस्तान को दी गई है, वो आज तक भी मेंटेन है। आप जानते हैं मुगलों का ही निवास स्थान दिल्ली का रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला हुआ करता था। और आज भी आजादी के दिन 15 अगस्त को हर साल आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर ही तिरंगा फहराकर पूरे देश को संबोधित करते हैं, जो कभी मुगलों का ही निवास स्थान हुआ करता था। तो बहादुर शाह जफर भी एक शायर हुआ करता था। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो मुगल्स हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं मुगल, ये बेसिकली कौन थे। अगर हम मुगलों की बात करें तो मुगल्स एशिया के दो महान शासकों के डिसेंडेंट्स हुआ करते थे, या आप कह सकते हैं कि वंशज हुआ करते थे। सर, आगरा फोर्ट किसका निवास था? आगरा फोर्ट भी मुगलों का निवास स्थान था। भाई, दिल्ली का लाल किला तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया ना। उससे पहले जहांगीर, अकबर, हुमायूं और बाबर, इन्होंने भी तो शासन किया। वैसे तो आगरा के किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था, लेकिन वो किला पहले से वहां पर मौजूद था। हाँ जी, तो मैंने कहा कि जो मुगल्स थे वो एशिया के दो महान शासकों के वंशज हुआ करते थे। अगर हम पैटर्नल साइड की बात करें, पितृपक्ष की बात करें या पिता की तरफ की बात करें, तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक हुआ बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये तैमूर का पांचवा वंशज हुआ करता था पितृपक्ष से। और ये मातृपक्ष से, मैटरनल साइड से, चंगेज खान का 14वां वंशज हुआ करता था। अब ये क्या है, याद कीजिए, मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत में 1221 ईस्वी में चंगेज खान का भारत में आक्रमण हुआ था। तो जो बाबर की माता थी कुतलुग निगार बेग, वो किसकी फैमिली से बिलोंग करती थी? चंगेज खान की फैमिली से। और जो बाबर का पिता था उमर शेख मिर्जा, वो बिलोंग किया करता था कहां से? वो तैमूर की फैमिली से बिलोंग किया करता था। अब ये तैमूर कौन है? उज्बेकिस्तान में, आज उज्बेकिस्तान में एक जगह है समरकंद, उसी समरकंद का शासक हुआ करता था एक ताकतवर और एक खतरनाक शासक जिसका नाम था तैमूर। इतिहास में तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि एक पांव से लंगड़ा था। और ऐसा कहते हैं कि जब तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान शासन कर रहा था नसीरुद्दीन महमूद, तो 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के ही शासनकाल में तैमूर का हिंदुस्तान पर या दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण हुआ था। हिंदुस्तान को लूटने के उद्देश्य से तैमूर आया था। और ऐसा कहते हैं कि ये तैमूर वही शासक है जिसने हिंदुस्तान में आकर लगभग 1 लाख लोगों का कत्ल करवा दिया था। कहने का मतलब, सर चंगेज खान एक अफगान था ना? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चंगेज खान वॉज अ मंगोलॉइड। चंगेज खान एक मंगोल था। मंगोल का मतलब वो मंगोलिया से बिलोंग करता था।
चाइना के ऊपर और रशिया के नीचे एक कोल्ड डेजर्ट कंट्री है, एक शीत मरुस्थलीय देश है जिसे हम मंगोलिया के नाम से जानते हैं, जहां पर गोबी डेजर्ट भी है। वहां से बिलोंग करता था चंगेज खान। और उज्बेकिस्तान के समरकंद से बिलोंग करता था तैमूर। तो जो बाबर था वो पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज था। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि मुगलों का हिंदुस्तान में आना और अकेली डायनेस्टी का 300 साल से भी ज्यादा राज करके जाना हिंदुस्तान में, ये तो होना ही था शायद, क्योंकि मुगलों की रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसे शासकों का खून दौड़ रहा था। सर तैमूर बाबर के पहले आया था? ऑब्वियसली पहले आया था। मैंने कहा ना, तैमूर आया 1398 में, 1398 में। उसका 5वां वंशज हुआ बाबर, जो आया भारत में सबसे पहले 1519 में। तो आप कह सकते हैं कि दोनों के आने में लगभग 125 साल का डिफरेंस है। जब तैमूर आया है, ठीक है, तो उसके लगभग 125 साल के बाद एंट्री हुई है हिंदुस्तान में बाबर की। सर मंगोलियन खिलजी के टाइम पर अटैक करते थे, क्या वो चंगेज खान था? बेटे मैंने आपको बताया ना, चंगेज खान 1221 ईस्वी में एक बार हिंदुस्तान आया था और उसके बाद है ना 1227-28 में तो उसकी डेथ भी हो गई थी। और खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई है। समझ गए बात? तो कहने का मतलब, ये जो मुगल डायनेस्टी है, ये जो मुगल वंश है, भाई इसको नाम मुगल वंश ही किससे पड़ा है? ध्यान रखेंगे, इसका नाम मुगल वंश मंगोलों से पड़ा है। मंगोल, क्योंकि मुगल्स जो थे वो मंगोलों के भी डिसेंडेंट्स हुआ करते थे, वंशज हुआ करते थे, इसीलिए इसको मुगल वंश कहते हैं। हालांकि जो मुगल एम्परर्स थे, जो मुगल बादशाह थे, वो खुद को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। चंगेज खान का वंशज पसंद नहीं करते थे कहलाना, लेकिन सीना चौड़ा होता था उनका जब उन्हें तैमूर का वंशज कहा जाता था। यानी कि मुगल वंश को ही तैमूरी डायनेस्टी या तैमूरी वंश भी कहा जाता है। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। तहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान वर्तमान में और उस समय का तुर्किस्तान के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। ट्रांस ऑक्शियाना यानी कि मध्य एशिया के तुर्की में एक जगह हुआ करती थी फरगना, वहीं पर शासन किया करता था, या वहीं पर जन्म हुआ था बाबर का। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा उसी फरगना नामक रियासत का शासक हुआ करता था जहां पर बाबर का जन्म हुआ था। लेकिन जब बाबर लगभग सिर्फ 11-12 साल का था, इसके पिता उमर शेख मिर्जा की एक्सीडेंटली डेथ हो गई और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही फरगना का शासक बन गया बाबर। लेकिन क्योंकि ये तो सिर्फ 12 साल का एक बालक था, एक बच्चा था, इसका फायदा उठाया इसी के रिश्तेदारों ने, इसी के चाचा मामाओं ने, जिन्होंने मिलकर फरगना पर अटैक कर दिया और मजबूरन बाबर को फरगना छोड़कर भागना पड़ा। यानी कि 1494 से, जब 12 साल का था तभी से स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू हो गई और 1494 से लेके 1502 ईस्वी तक, यानी कि अगले 8 सालों तक इसने 3 बार समरकंद पर अधिकार किया। लेकिन तीनों बार समरकंद इसके हाथों से निकल गया और इसे समझ में आ गया कि अपनी दाल तुर्की में नहीं गलने वाली। इसीलिए स्टेबिलिटी को खोजता हुआ, स्थिरता का खोजता हुआ बाबर अफगानिस्तान गया और इसने 1504 ईस्वी में
1504 में 1504 ईस्वी में इसने जाकर अफगानिस्तान के काबुल और कंधार पर आक्रमण कर दिया, काबुल और कंधार पर अटैक किया। और ध्यान रखेंगे इसकी ये जीवन की सबसे पहली सफलता थी। और 1504 ईस्वी में ही इसने काबुल पर अधिकार किया और काबुल पर अधिकार करके उसे अपनी कैपिटल राजधानी बना लिया और वहीं पर काबुल को ही राजधानी बनाकर इसने शासन करना शुरू किया। इसे लगा ही बिकेम स्टेबल नाउ, अब ये स्टेबल हो चुका है, स्थिर हो चुका है, इसीलिए इसने काबुल में ही बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण कर ली और ये घोषित किया मेरे बाद जितने भी शासक होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बादशाह कहलाएंगे। और यही रीजन है और यही कारण है, यही रीजन है कि बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक 17 मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में शासन किया, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बादशाह कहलाते हैं। फाइनली काबुल में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाने की वजह से, इकोनॉमिकली स्टेबल ना हो पाने की वजह से फाइनली 1519 ईस्वी में बाबर ने हिंदुस्तान में पहला आक्रमण किया। और आप जानते हैं कि सबसे प्रसिद्ध 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया और उसी के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने हिंदुस्तान में कर दी। और पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और मुगलों की सबसे पहली राजधानी बनी आगरा। सर कुतलुग बेग कौन थी? कुतलुग निगार बेग बाबर की माता का नाम। फरगना कहां पर है? मुझे लगता है कि आज उज्बेकिस्तान में होगा फरगना। फरगना आज उज्बेकिस्तान में है, लेकिन उज्बेकिस्तान तो बहुत बाद में बना है ना, तो आप जानते होंगे पहले सारा का सारा क्या था, ट्रांस ऑक्सियाना तुर्की, तुर्किस्तान। उज्बेकिस्तान तो खैर बहुत बाद में बना है। इस टाइम की हम बात कर रहे हैं, सारा का सारा वो तुर्क क्षेत्र हुआ करता था, तुर्किस्तान हुआ करता था। सर मैंने कल पढ़ा कि सिकंदर ने 29 साल में बहुत बड़ा शासक बन गया था। अच्छा, क्या आज वो मैदान है क्या पानीपत? वो भी युद्ध करना है पानीपत में? आपको भी किसी को पेलना है क्या? सारी जगहें हैं मेरे भाई, वहां पे छोटे छोटे क्या बना दिए गए हैं, स्मारक बना दिए गए हैं, मॉन्यूमेंट्स बना दिए गए हैं पानीपत में, है ना। आप जाएंगे तो वहां पर जहां पर इब्राहिम लोदी का मकबरा है, सर हमारे पूर्वज मुगलों के दरबार में बहुत ऊंचे पद पर थे। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, जरूर होंगे। क्या आप जानते हैं बहुत ज्यादा समय अभी क्या नाम है मुगल साम्राज्य को समाप्त हुए हुआ नहीं है, लगभग 150 साल मान लीजिए। 1857 में अगर समाप्त हुआ तो आप मान लीजिए कि अभी 150 पौने 200 साल हुए हैं। बहुत ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। हाँ जी, समझ गए बात। इस तरीके से हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की किसने? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। तो सबसे पहले बाबर 1526 से लेके का शासन रहा 1530, और जिस साल इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की यानी कि 1526 ईस्वी में, सर वी आर मुगल्स, वी बिलोंग टू मुगल फैमिली। ओके जी, बहुत अच्छी बात है।
और आप जानते हैं मुगलों की ही कैपिटल राजधानी बनी आगरा। मुगलों की सबसे पहली कैपिटल, सबसे पहली राजधानी आगरा हुआ करती थी। जब बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना की तो इसने लगातार 4 साल 4 बैटल्स लड़े। 1526, 1527, 1528 और 1529। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। जो किस किस के बीच में हुआ? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। पंद्रह सौ सत्ताईस बैटल ऑफ खानवा। बाबर वर्सेस राणा सांगा। राजस्थान के मेवाड़ का रूलर राणा सांगा, यानी कि महाराणा प्रताप का दादा, खानवा के युद्ध में बाबर से लड़ा। बाबर ने 4 बैटल्स लड़े थे और चारों के चारों जीते थे बाबर ने। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, मध्य प्रदेश में है चंदेरी, ये आप जानते होंगे, जहां पर बाबर के खिलाफ लड़ा एक राजपूत शासक मालवा का, जिसका नाम मेदनी राय था। और फिर 1529 में लड़ा गया बैटल ऑफ घाघरा, क्योंकि बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया। और अफगानों का नेतृत्व इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई कर रहा था। ये जिंदा बच गया था ना पानीपत के युद्ध से, इसका नाम महमूद लोदी था। ये 4 बैटल्स बाबर के द्वारा लड़े गए। पंद्रह सौ तीस ईस्वी में पहले पानी पिया, खाना खाया, फिर चंदेरी का घाघरा पहना। ये फॉर्मूला ठीक रहेगा? कैसी मर्जी याद कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। पानी पीना, खाना खाना, चंदेरी का घाघरा पहनना, ये जितनी देर में ये कहानियां ट्रिक्स बना बना कर उसको याद करने की कोशिश करोगे, इतनी देर में तो सीधे सीधे बातचीत याद हो जाएगी। कॉन्सेप्ट से चीजों को पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और ये फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबर हिंदुस्तान आया 1519 में, उसने सबसे पहला अटैक किया। पानीपत के पहले युद्ध से पहले भी बाबर 4 बार भारत में आक्रमण कर चुका था। ये इसका 5वां अटैक था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब आप कॉन्सेप्ट से सोचिए, दिमाग से सोचिए कि जब बाबर ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया होगा तो कहां से किया होगा? ऑब्वियसली पंजाब के रास्ते से ही तो घुसा जा सकता था इंडिया में। पंजाब के रास्ते से ही तो भारत में एंट्री हुआ करती थी। और उस समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत में क्या चल रहा था? लोधी वंश। स्वाभाविक सी बात है, उसमें शासन कर रहा था इब्राहिम लोधी। बाबर पंजाब से आ रहा है, इब्राहिम लोधी की सेना दिल्ली और आगरा से जा रही है, रास्ते में पानीपत में लड़ाई हो रही है। ठीक है, लेकिन पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की मदद करने का वादा किसने किया था? राणा सांगा ने, क्योंकि राणा सांगा भी इब्राहिम लोधी का दुश्मन था और राणा सांगा एक बार इब्राहिम लोधी को हरा भी चुका था। राणा सांगा ने सोचा कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर की तरह है, ये तैमूर की तरह हिंदुस्तान में आएगा
लूटपाट करके धन लूट के यहां से वापस लौट जाएगा, क्योंकि इसकी कैपिटल तो काबुल में है, अफगानिस्तान में है। इसलिए राणा सांगा ने सोचा क्यों ना बाबर की मदद की जाए, इब्राहिम लोदी को मरवा कर बाबर लूटपाट करके यहां से वापस लौट जाएगा और हम दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन जब पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया तो राणा सांगा को पता चला कि बाबर हिंदुस्तान से वापस लौटने नहीं, यहां पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने आया है। तो अहम वक्त पर जब पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया तो राणा सांगा मदद करने गया ही नहीं। सर पानीपत अभी हरियाणा में है ना? हाँ बेटे, हरियाणा में ही रहेगा और कहां जाएगा। आप तो ऐसे कह रहे हो कि सर पानीपत अभी हरियाणा में है ना, जैसे वो कल उठकर पंजाब चला जाएगा या हिमाचल चला जाएगा, है ना। हाँ, तो राणा सांगा ने मदद करने का वादा किया, लेकिन अहम वक्त पर मदद करने आया ही नहीं। अब जब मदद करने नहीं आएगा तो भाई युद्ध खत्म होने के बाद बाबर को सबसे पहले याद किसकी आएगी? राणा सांगा की। तो चला गया 1527 में राणा सांगा से लड़ने के लिए। लेकिन राणा सांगा अकेला नहीं था, राणा सांगा की मदद दो और रूलर्स कर रहे थे। एक तो मेदिनी राय कर रहा था, मालवा का शासक, और कौन कर रहा था? महमूद लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था, जिंदा बच गया था पानीपत के पहले युद्ध में। अब राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया, लेकिन जब युद्ध के बाद वापस लौटा आगरा तो दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई कि राणा सांगा मुझसे लड़ने आया, बिल्कुल ठीक है, वाजिब है। महमूद लोदी मुझसे लड़ने आया, बिल्कुल ठीक है, वाजिब है, क्योंकि इब्राहिम लोदी का भाई है। लेकिन मेदिनी राय को बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? चलिए चल के सबसे पहले मेदिनी राय से मिल लेते हैं। अब पहुंचे मेदिनी राय के पास चंदेरी, और चंदेरी में जाकर मेदिनी राय को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। सिंपल सी बात। और मेदिनी राय को मारने के बाद अब फाइनली महमूद लोदी ने फिर से अपनी सेना इकट्ठा की और उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी के किनारे मुगलों पर फिर हमला किया, लेकिन फिर से हार गया। अब देखिए, अच्छी सी कहानी है, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। अब इतने अच्छे कॉन्सेप्ट और कहानी के लिए ये पढ़ने की कहां से जरूरत है कि पानी पिया और चंदेरी का घाघरा पहन लिया, है ना। पानी पिया, खाना खाया और चंदेरी का घाघरा पहन लिया। आप खुद सोचिए, अगर स्कूल में जाके, है ना, स्कूल में जाके अगर आप 7वीं क्लास के बच्चों के दिमाग में ये गंदगी भरोगे कि आपको ये बैटल सीक्वेंस में याद करने हैं, तो बच्चों आप ऐसे याद कर लीजिएगा, पानी पिया, खाना खाया और चंदेरी का घाघरा पहन लिया। बच्चों को बड़ा मजा आएगा शायद इस तरीके से याद करने में। लेकिन आप खुद बताइए क्या ये तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा या वो कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा जो पूरी की पूरी कहानी और पूरी की पूरी बात मैंने आपको बताई? अगर आप मेरे वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे स्कूल में, वाहवाही हो जाएगी, स्कूल में तालियां बज जाएंगी आपके लिए क्लास में। आप लोग को तो मैं कैमरे में देख के पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप खुद सोचिए ना, अगर आप ऑफलाइन हॉल में बैठे होते, ऑफलाइन क्लास चल रही होती, तो ये पूरी की पूरी कहानी सुनकर कितना मजा आता। तो कहने का मतलब है ना, चंदेरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चंदेरी का रखवाला बिकी प्लीज, स्त्री में नहीं देखा आपने? है ना, स्त्री मूवी में देखा होगा आपने, स्त्री 2 में देखा होगा, बिकी प्लीज। जो बिकी है ना, चंदेरी का रक्षक, ऐसे ही बोला गया ना, चंदेरी का रक्षक। तो कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप टीचर्स हैं भाई, और अगर आप टीचर्स हैं, आपको ये वाले शॉर्ट ट्रिक्स और ये सब चीजों की बिल्कुल भी, है ना, जरूरत नहीं है। सर हमको भी मुगल एम्पायर पढ़ाना है स्कूल में, तो आज तो आपके स्कूल की छुट्टी होगी ना, और कल हमारी क्लास रहेगी होपफुली। कल मैं पूरा का पूरा मुगल एम्पायर आपको कंप्लीट करा दूंगा।
बाबर का बर्थ बता दो। मोनाली दुबे। अरे आपने बाबर का आधार कार्ड बनवाना है क्या? क्या जरूरत है? 14 फरवरी 1483, क्या करोगे? वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुआ था ये, 14 फरवरी को 1483 में। कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों लिखना है जबरदस्ती? आधार कार्ड बनवाना हो तो डेट ऑफ बर्थ जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। करोगे क्या? ना आधार कार्ड बनवाना ना राशन कार्ड इसका। है ना? इतनी टेंशन काहे को लेनी? मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हिंदुस्तान रहिए या इस्लामाबाद रहिए। समझ गए बात? सर पॉलिटिक्स नहीं होगी क्या? पॉलिटिक्स का टाइम तो 10 बजे का है ना। 10 बजे बात करेंगे उसके बारे में तो हम। समझ गए ना? ए राजा जी, ए राजा जी। चलिए मिलते हैं 10 बजे। शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। एक बार फिर से गुरु पर्व की आपको सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।